नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सीबीआई ने अब कहा है कि उसके ही एसआई अभिषेक तिवारी ने अनिल देशमुख की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट लीक करने के लिए आईफोन 12 प्रो फोन घूस के तौर पर लिया था। आरोप है कि ये फोन महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील से जानकारी साझा करने के बदले लिया। सीबीआई के एफआईआर में ही ये आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने इस मामले में अपने ही अधिकारी सब इंस्पेक्टर तिवारी को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद मामले में गुरुवार को एजेंसी ने देशमुख के वकील आनंद डागा को भी गिरफ्तार किया। सीबीआई की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि देशमुख ने पुलिसकर्मियों को उनकी ओर से रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया और अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग में गलत प्रभाव डाला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राहत मिली है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अब चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि वो भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 30 सितंबर को कराएगा। बता दें, इसी सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ने वाली हैं, क्योंकि वो नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी और शपथ के बाद 6 महीने के भीतर ही उनको सदन का सदस्य बनना है। भवानीपुर के अलावा शमशेरगंज और जंगीपुर में भी उपचुनाव कराए जाएंगे। 3 अक्टूबर को मतगणना होगी। हालांकि बाकी 31 सीटों पर कोरोना के कारण उपचुनाव टाल दिए गए हैं। काबुल से भागने के बाद यूरोप में सुरक्षित एक अफगान महिला जज ने रॉयटर्स को बताया कि कैसे उसे अब वो लोग ढूंढ रहे थे जिनको उन्होंने कभी जेल भेजा था, क्योंकि तालिबान ने जेल तोड़कर सभी कैदियों को आज़ाद कर दिया था। महिला जज ने बताया कि 4 या 5 तालिबान सदस्य आए और मेरे घर के लोगों से मेरे बारे में पूछने लगे। ये वो लोग थे जिन्हें मैंने जेल में डाल दिया था। बता दें, अफगानिस्तान में करीब 250 महिला जज हैं। हाल ही के हफ्तों में कुछ भागने में सफल रहीं, लेकिन अधिकांश अफगानिस्तान में रही हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। अफगानिस्तान में सरकार गठन की तैयारियों के बीच अब तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर भी अब उसके नियंत्रण में है। मीडिया रिपोर्टों में तालिबान के कम से कम 3 सूत्रों ने इसका दावा किया है। उनके दावों के अनुसार इसके साथ ही पूरा अफगानिस्तान अब तालिबान के नियंत्रण में हो गया है। हालांकि इन रिपोर्टों को स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं किया जा सका है। रेजिस्टेंस फोर्सेस ने तालिबान के कब्जे के दावों को खारिज किया है। पंजशीर ही वह क्षेत्र है जहां से तालिबान को कड़ी चुनौती मिल रही है। वहीं खुद के पंजशीर छोड़कर भागने की खबर को पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने झूठा करार दिया और कहा कि वह पंजशीर में ही हैं और तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। काबुल में शुक्रवार रात जश्न में की गई तालिबानी लड़ाकों की फायरिंग में बच्चे सहित कई लोगों के मारे जाने की खबर है। कई घायल भी हुए हैं। अफगानिस्तान की अस्वाका न्यूज़ एजेंसी ने ये खबर दी है। काबुल में शुक्रवार को तब जश्न की भारी गोलीबारी की आवाज़ें सुनी गईं जब तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने पंजशीर घाटी पर नियंत्रण कर लिया है और अफगानिस्तान के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट को हरा दिया है। कांग्रेशनल एड के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस संयुक्त राष्ट्र और अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने वाली अन्य एजेंसियों को धन तो उपलब्ध कराएगी, लेकिन इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वे सीधे तालिबान के नेतृत्व वाली नई सरकार को फंड देगी। बता दें, तालिबान को हटाने के लिए 2001 के बाद से अमेरिका ने अफगानिस्तान में बड़ा फंड दिया है। अमेरिका ने सुरक्षा, शासन और विकास और मानवीय ज़रूरतों के लिए लगभग $130 बिलियन अलग खर्च किया था। देश भर के उच्च न्यायालयों में खाली पदों को भरने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बड़ा कदम उठाया है। इसने अदालतों में पदोन्नति के लिए 10 महिलाओं सहित 68 नामों की सिफारिश की है। ये पहला मौका है जब कॉलेजियम ने एक साथ इतने नामों को मंजूरी दी है। इसी कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए एक साथ 9 जजों की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने भी मंजूरी दी। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के बढ़ते खाली पदों को भरने में केंद्र सरकार की ओर से हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए हाल ही में किए गए फैसले के बाद अब एक और शानदार फैसला किया है। हाईकोर्ट के जजों के पद पर नियुक्ति के लिए जिन 68 नामों की सिफारिश की गई है, उनमें एक अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखने वाली महिला न्यायिक अधिकारी मार्ली वांगकुंग भी शामिल हैं। उनके नाम की सिफारिश गुवाहाटी हाई कोर्ट की जज के लिए की गई है। अगर सरकार उनके नाम पर सहमति जता देती है तो ये पहली बार होगा कि हाई कोर्ट की कोई जज मिजोरम राज्य से होंगी। यही नहीं, कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए 68 नामों में 10 महिलाएं भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवादी निरोधक दस्ते यानी ATS द्वारा गिरफ्तार किए गए कथित रूप से अवैध धर्मांतरण में शामिल 8 लोगों पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला दर्ज किया गया है। ATS के आवेदन को स्वीकार करते हुए लखनऊ की एक अदालत ने 8 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 121A और 123 लगा दी। IPC की धारा 121 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने का प्रयास करने या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने से संबंधित है।
बता दें इस साल 21 जून को एटीएस ने 2 मौलवियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया था और बड़े धर्म परिवर्तन करवाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। इसके बाद 8 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप था कि इन्होंने बड़े पैमाने पर विकलांग बच्चों, महिलाओं, बेरोजगारों और गरीबों को धर्म परिवर्तन करवाया। खाद्य तेलों के बढ़ते दामों में दिसंबर से पहले राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तब तक के लिए भारत सरकार ने इनकी कीमतों में किसी भी कमी के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि नई तिलहन फसलों के आने और वैश्विक कीमतों में गिरावट के चलते उम्मीद है कि दिसंबर महीने तक खाद्य तेलों की कीमतें कम हो जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार आयात शुल्क में कटौती नहीं करने वाली है, क्योंकि कोरोना के कारण प्रभावित हुए संसाधनों को बल देने की आवश्यकता है। बता दें पिछले 1 साल में खाद्य तेलों के औसतन दामों में 48% तक की वृद्धि हुई है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। अब निशानेबाज मनीष नरवाल ने 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा सिंगराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता है। वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पदकों की संख्या 15 हो गई है। भारत ने अब तक 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट भी किया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।